हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में सीजीएल 2024 मेंस के आधे सवाल किए थे, मतलब 1 से 15 तक सवाल किए थे। और आज हम जो बचे हुए सवाल हैं 16 से 30 तक वो करेंगे। और इसके बाद हम लोग 2025 के मेंस को अभी कुछ दिनों के लिए नहीं करेंगे, 2025 के प्रीलिम्स का पेपर करेंगे, जो कि बहुत सारे शिफ्ट में हुए थे। क्योंकि सीजीएल 26 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब आप लोगों को 26 के प्रीलिम्स में लगने की ज़रूरत है। सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि 15 मिनट में आप लोगों को 25 सवाल करने होंगे। तो इसीलिए ये अप्रोच, ये जो सीरीज़ है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है सीजीएल 2026 के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो अगला वीडियो जो आएगा वो 2025 के प्रीलिम्स का होगा। उसमें बहुत सारे शिफ्ट थे, तो एक एक शिफ्ट पे एक एक वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीरीज पसंद आ रहा है, और यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर शुरू करते हैं। यह है 16वां सवाल। 15 सवाल तक हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में, और यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो जाके देखिए। ठीक है, आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस सवाल में कह रहा है कि एक कोन है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 56, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है जो कि पाई आर एल होता है। ठीक है, और पूछा वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम आप लोगों को पता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन इतने करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि मेंसुरेशन के सवालों में मोस्टली एल आता है, क्योंकि पाई में एल नहीं 11 आता है। पाई क्या होता है, 22/7 होता है ना, और 22 में 11 है ना। ठीक है, तो क्योंकि इसका वॉल्यूम, इसका एरिया पाई से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उसमें 11 है, तो इन चारों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन 11 से मल्टीपल होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो आप 11 से चेक कर लीजिए। ये नहीं होगा, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों को पता है कि डिफरेंस ऑफ, मतलब अल्टरनेट नंबर्स का सम जो है, ठीक है, वो 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 6 1 7 और 7 4 11, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 1 3 8 3 11 7 4 11, ये हो रहा है। ठीक है, और अगला सवाल है, अगला ऑप्शन है 9 5 14 3 4 1 5, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो सकता है कि इसमें दो नंबर 11 के मल्टीपल हो सकता था कि दो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी 11, ऑप्शन बी भी 11 के मल्टीपल हो जाते। तो ऐसे सिचुएशन में आप करते क्या, आप अगला मल्टीपल खोजते हैं। सवाल बनाने से ज़्यादा आसान है ये। तो अगला मल्टीपल आप देखते हैं, यदि डी 56 है तो आर क्या रहा होता, 28 रहा होता ना। और चूंकि इस फॉर्मूले में, मतलब जो हमें निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर तो है ना, 2 बार आर का स्क्वायर है, और नीचे से कहीं पे इस फॉर्मूला को देखिए, यह है 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर एच है ना। तो इसका जो 2 है, मतलब आर में यहाँ पे क्या है, आर 4 का मल्टीपल है ना, तो ये नंबर भी तो 4 का मल्टीपल होगा। और नीचे से 4 कट नहीं रहा है क्योंकि नीचे 21 है। 21 कभी 4 के मल्टीपल को काट नहीं सकता है। यानी कि जो भी आंसर आएगा, यदि वो दशमलव में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, तो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और 4 का मल्टीपल इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी नहीं है। 4 का मल्टीपल तो पता है ना, आखिरी का 2 डिजिट 4 से मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, एक ही ऑप्शन दोनों से आ रहा है, 11 से भी और 4 से भी। ठीक है, तो यदि 11 से 2 ऑप्शन मिल जाता तो आप 4 से देख सकते थे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि दो इवेंट्स हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, और पी ई ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है जो कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा के बताए थे कि ये प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन, यूनियन, ये क्या होता है और कैसे निकलता है, फॉर्मूला कैसे बनते हैं इसमें। ये मैंने एक वीडियो में बताया है, अपने पिछले वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ में ही एक वीडियो था जिसमें मैंने ये सारा डिटेल में बताया था, डायग्राम बना के। ठीक है, तो वहाँ मैंने ये बताया था आप लोगों को कि पी ए यूनियन बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। पहले इस सवाल में आप लोगों को सब कुछ इसमें से दिया हुआ है, ये चारों चीज़। अच्छा, चारों नहीं दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, पी ए नहीं दिया हुआ है, तो पहले पी ए निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है, 3/4 और बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं दिया हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है 1/2 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ से 2/4 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/4, उधर जाएगा तो 2/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा हाफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हाफ। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हाफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हाफ है ना सवाल में। और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, बता देते हैं आपको, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए तो ये इक्वेशन जब इक्वल हो जाता है ये दोनों, तो वैसे केस में दोनों जो इवेंट्स होते हैं ए और बी ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी ए हाफ है और पी बी भी हाफ है, ये दोनों मल्टीपल होगा, हाफ इंटू हाफ 1/4 आ जाएगा और पी ए इंटरसेक्शन बी सवाल में ही 1/4 दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। और जब भी बराबर होगा तो वो इंडिपेंडेंट होता है दोनों इवेंट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसे भी इसको सोच के देख सकते हैं आप कि मान लेते हैं कि दो अलग अलग इवेंट है, एक है कि एक आप डाइस उछाल रहे हैं और एक सिक्का उछाल रहे हैं। तो डाइस उछालने में और सिक्का उछालने में, अब मान लीजिए कि आपको डाइस में 6 चाहिए, ठीक है, और सिक्के में आपको हेड चाहिए, ठीक है। तो डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, यानी कि इसको मान लेते हैं ए इवेंट है और इसको मान लेते हैं बी इवेंट है। तो डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, ठीक है। और सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप लोगों को पता है P/B इक्वल टू क्या होता है 1/2। अब यदि ऐसा बोले कि आपको हेड भी चाहिए और सिक्का भी चाहिए दोनों चीज़ों में, तो यदि हेड भी चाहिए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, सॉरी सिक्का 6 चाहिए तो 1/6 और हेड भी चाहिए तो उसके लिए 1/2। और जब दोनों चाहिए होता है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/12। और इसी को कहते हैं ना हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों घटनाएं हो रही हो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों घटनाएं हो रही हो। तो यहाँ से देखिए है ना बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी 1/12 और इन दोनों का मल्टीपल 1/12 आ रहा है। इसीलिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि जब भी ये बराबर हो तो डिपेंडेंट होती है, बराबर नहीं हो तो डिपेंडेंट होती है। क्लियर है। अगले सवाल पे आइए। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक डेटा दिया हुआ डेटा टेबल, उसमें मीडियन निकालना है। तो डेटा टेबल जो दिया हुआ है वो है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। क्या है फ्रीक्वेंसी, 9, 16, 24, 15 और 4। मीडियन आप लोगों को पता है मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है कि यदि एक सीरीज़ ऑफ नंबर दी हुई है तो उसमें जो बीचों बीच जो नंबर होगा वो मीडियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीचों बीच कौन सा नंबर होगा, देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 9, 16, 9, 25, 25 और 24, 49 और 15, और 49 और 15 हो गया 54 और 14, 68 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई टोटल। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 68। तो बीचों बीच जो वैल्यू होगा वही इसका मीडियन होगा, लेकिन यहाँ बीचों बीच एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इंटरवल है। तो n/2 कहाँ पे है, n/2 यानी कि 34 नंबर कहाँ पे लाई करेगा, 34 नंबर लाई करेगा। यहाँ से हो गया 16, 9, 25 इस क्लास में। जब ऊपर से देखेंगे तो 34 नंबर इस क्लास में आएगा, यानी कि हमारा जो मीडियन है इसी क्लास में है, इसी इंटरवल में है। तो 40 से 60 के बीच का कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन 40 से 60 के बीच में। तो थोड़ा और एग्जैक्ट देखने के लिए, ठीक है, इस इंटरवल को हम और तोड़ के देख सकते हैं या तो सीधा फार्मूला लगा सकते हैं। चूँकि यहाँ ऑप्शन पास में है तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा
और यदि ऑप्शन थोड़ा सा भी दूर होता तो हम ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ठीक है। मैं बताता हूँ सब क्या होता है इसमें। तो इसमें जो L है वो मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री है, तो मीडियन क्लास तो ये है ना, इसकी लोअर बाउंड्री कितनी है 40, तो 40 रख देंगे, प्लस N/2 हमने निकाला हुआ है 34 रख देंगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि जिस क्लास में मीडियन है उसके पहले के सारे क्लासों का फ्रीक्वेंसी का सम। तो इस क्लास में फ्रीक्वेंसी है ना अपनी, इस क्लास में मीडियन है अपनी इस क्लास इंटरवल में, तो इसके पहले की सारी फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि 9 और प्लस 16 कितना 25। तो CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 25, ठीक है 25। और F तो पता है फ्रीक्वेंसी होती है क्लास इंटरवल की, मतलब जहाँ मीडियन लाई करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 24 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, इंटू H क्या होता है, तो उस क्लास की चौड़ाई क्या है। तो क्लास की चौड़ाई, इस क्लास की चौड़ाई क्या है 40 से 60 तक, यानी कि कितना 20, 60 - 40 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आ गया 40 प्लस ये हो जाएगा 9/24, यानी कि 9 × 10/12, ठीक है। ये 4 बार में 5/4 9 5 45/4, यानी कि 45/4 गलत हो गया क्या कुछ, 9/24 5/6 होगा ये, ठीक है। तो ये आ गया 40 प्लस 45/6, ठीक है। ये हो जाएगा 7 × 42 7.5 और प्लस 40, इसकी वैल्यू 7.5 और प्लस 40 कितना 47.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 2 साल पहले एक टाउन का पॉपुलेशन 94,87,500 था और 2 सालों में एक हर साल 8% के दर से कम हो गया। यानी कि जो पॉपुलेशन था 2 साल पहले वो कितना था 94,87,500 इंटू 8% कम हुआ तो 92/100, फिर 8% कम हुआ तो 92/100, ठीक है। देखिए इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 00 काट देंगे, 4 से ये 25 बार में कटेगा और 4 से ये 23 बार में कटेगा, ठीक है। तो 25 से जब इसको देखेंगे तो 25 से ये कटेगा क्योंकि लास्ट में इसके 75 है और लास्ट में 75 होता है, तो 25 से कटता है तो कितना आएगा, जो भी आएगा लास्ट में 3 होगा उसके, ठीक है। तो यहाँ 3 होगा आखिरी के डिजिट में, तो ये इवन हो गया ना, सॉरी ऑड हो गया ना, यहाँ से तो इवन है नहीं। अब यहाँ देखिए ये भी ऑड हो गया, तो जो भी इवन होगा वो यहीं पे होगा। और ये है क्या 23 × 4, यानी कि 4 का मल्टीपल है ये नंबर, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। सिर्फ 4 का मल्टीपल होगा, 8 का नहीं, क्योंकि 8 बनाने के लिए 2 और कहीं है ही नहीं, यहीं पे बस 4 ही है। तो आंसर जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल नहीं होगा। तो सबसे पहले उसको काट देते हैं जो 4 का भी मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 4 का भी मल्टीपल नहीं है। अब हम देखेंगे कि 4 का मल्टीपल कौन सा है। तो 4 का मल्टीपल ये है, लेकिन ये 8 का भी मल्टीपल है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 8 का मल्टीपल है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये सिर्फ 4 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए ये 4 का मल्टीपल भी है और 8 का मल्टीपल भी है, तो 8 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आदि और दिया जो है उनके पास 1440 रुपये हैं, ठीक है। और जो आदि का अमाउंट है उसका 3/10 दिया के अमाउंट के 3/5 के बराबर है। इसको आप लोग हटा के देखिएगा, ये हटा दीजिए, ठीक है। सिर्फ ये देखिए 3/10 तो आदि अमाउंट इज़ इक्वल टू 3/5 ऑफ दियाज अमाउंट। तो यानी कि 3/10 आदि का अमाउंट ये बराबर है 3/5 ऑफ दिया का अमाउंट। तो यहाँ से आदि और दिया का रेशियो निकल जाएगा, आदि और दिया क्या हो जाएगा 10:5, यानी कि 2/1। टोटल कितना 3 यूनिट और मिला के कितने पैसे 1440, तो 3 यूनिट बराबर
1440 ना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 480। पूछ क्या रहा है, दिया के पास कितने हैं, तो दिया के पास कितने 1 यूनिट है ना, तो 480 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। ये है अगला सवाल। इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं और पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो जब भी ऐसे दिया हुआ रहे ना, तो जो नंबर होता है वो हमेशा प्राइम नंबर में जो हाईएस्ट पावर होता है वही एलसीएम का पार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके पास 2 का पावर 3 है और एक जगह 2 का पावर 5 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी प्राइम नंबर का वो एलसीएम होता है, ठीक है। और जो लोवेस्ट पावर होता है वो एचसीएफ होता है। हाईएस्ट पावर एलसीएम, लोवेस्ट पावर एचसीएफ, बस इतना याद रखिएगा। अब मान लेते हैं एक जगह है 2 का पावर 3 और एक जगह है 2 का पावर 5 और इंटू 3 का पावर 6, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वो एलसीएम होगा। तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में 2 का कौन सा है, 2 का पावर 5, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 का पावर 0 तो है ही ना, तो इन दोनों में 3 का हाईएस्ट पावर ये, तो 3 का पावर 6, मतलब जो नहीं रहेगा उसको 3 का पावर 0 मान लेंगे। हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर जो है एलसीएम का पार्ट होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि इन तीनों में 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 ही है। और ये 9 प्राइम नंबर है नहीं, या तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ना होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि हर जगह 9 का क्यूब ही है, मतलब 9 का ही पावर है, 3 का पावर कहीं पे भी नहीं है। 9 का प्राइम में जब तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर बनता है और 3 कहीं पे है ही नहीं, तो 9 को ऐसे लेके हम प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यदि 3 होता तो 9 को तोड़ना होता हमें, ठीक है। यहाँ पे 9 को डायरेक्ट ले लेते हैं। तो 9 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 इंटू यहाँ पे 13 का हाईएस्ट पावर ये है 13 स्क्वायर, ठीक है। और 19 है, हाँ 19 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 19 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या एलसीएम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो याद रखिएगा एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। ये एलसीएम का पार्ट होता है, ठीक है। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है कि 51 रुपया किलोग्राम वाले चावल को 68 रुपये किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाता है। इसकी क्वांटिटी दी हुई है और पूछ रहा है कि एवरेज प्राइस ऑफ चावल नहीं है मक्का, एवरेज प्राइस ऑफ मक्का क्या आएगा। तो पहले टोटल प्राइस निकाल लेंगे हर एक टाइप के मक्का का। तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 किलो मक्का 51 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो 51 इंटू 8 ये टोटल प्राइस हो गया। प्लस यहाँ पे 68 रुपये किलो के रेट से 9 किलोग्राम मक्का, यानी कि 68 इंटू 9 और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है 8 और 9 17, यहाँ से निकल जाएगा। 17 से कटेगा 3 बार में और 17 से कटेगा 4 बार में, तो 8 या 24 प्लस 9 चौके 36 बराबर 60, ठीक है। अगला सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है 2000 का 6.5% के रेट पे, और पीरियड दिया हुआ है 13 फरवरी 2024 से 27 अप्रैल 2024 तक। ये 2024 नहीं है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 2023 है, ठीक है। यहाँ भी 2023 है। तो 13 फरवरी से, चूँकि नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन होता है फरवरी में, तो 13 फरवरी से 28 फरवरी तक कितने दिन हो जाएंगे 15 दिन। और मार्च के टोटल कितने दिन 31 दिन, और अप्रैल में कितने दिन 27 दिन लेने, तो 27 दिन, टोटल कितने दिन हो गए 73 डेज़, ठीक है। और एक नॉन लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं 365, तो 365 डेज़ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 6.5%, ठीक है। तो 73 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा 6.5 बाय 73 इंटू 365, इतना परसेंट हो जाएगा। ये 5 बार में, सॉरी उल्टा कर दिया, ये 6.5 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 73, इतना परसेंट हो जाएगा। ये 5 बार में से कटेगा तो क्या आ जाएगा 6.5 बाय 5, यानी कि 1.3%। और 2000 का 1.3% कितना हो जाएगा, यही निकालना है ना हमें कितना अमाउंट होगा। तो 2000 का 1.3% कितना हो जाएगा 26, 13 गुना 2, यानी कि 26 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ये बोल रहा है कि कुल छात्रों की आयु दी हुई है और छात्रों की माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका आप लोगों को पता है कि पहले जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसको या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, और बीच का नंबर मीडियन होता है। बीच में यदि 2 नंबर आ जाएँ तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, वो मीडियन होता है। इतना तो पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम बीच का नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। तो बीच का नंबर निकालने के लिए या तो इसको रीराइट कर लीजिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन मुझे वो लेंदी लगता है। मैं क्या करता हूँ कि जो मीडियन जो भी डेटा दिया हुआ है उसको एक बार
उसमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको काटेंगे और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको काटेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमें बीच का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे नंबर में जो सबसे छोटा वैल्यू है वो सबसे लेफ़्ट साइड होगा और जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो राइट साइड होगा। इस तरीके से हमें सजाना होगा ना। तो हम इसको सजाने के बजाय सबसे लेफ़्ट से और सबसे राइट से नंबर काटना शुरू करते हैं। यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में नंबर होगा वो 11 होगा और सबसे लास्ट में जो नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर 19 होगा। अब दूसरा नंबर देखेंगे, 11 के बाद कौन सा आएगा, 12, और 19 से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो 18, इसको भी काट दिया। 12 के बाद कौन सा, 13 आएगा, और 18 से पहले 17। 13 के बाद 13 एक बार और है तो एक बार और 13 काटेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। और 17 से पहले 16, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर बचे हैं, 14 और 15। यदि काट देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कुछ मीडियन बचेगा नहीं। तो ये दोनों नंबर से मीडियन निकालना है हमें। तो 14 और 15 का एवरेज कितना होता है, 14.5। यानी कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 14.5। समझ रहे हैं। या तो इसको आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लीजिए और बीच का नंबर निकाल लीजिए, और यदि बीच में 2 नंबर हो तो उन दोनों नंबर का एवरेज, ठीक है। अगला सवाल बोला है कि एक दुकानदार है जो 5 बोतल खरीदने पे 1 बोतल मुफ्त दे रहा है, तो कितना छूट दे रहा है ये पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 5 बोतल खरीद रहे हैं तो आपको कितने बोतल मिल रहे हैं, 6 बोतल। 6 बोतल मिल रहे हैं कितने बोतल की प्राइस पे, 5 बोतल की प्राइस पे ना, क्योंकि 1 बोतल तो वो फ्री दे रहा है। तो 6 बोतल मिल रहे हैं 5 बोतल की प्राइस पे, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे, 6 पे। तो 1 का डिस्काउंट 6 पे कितना परसेंट हो गया, रेशियो में 1/6 कितनी के बराबर होता है, 6.67% के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि श्वेता और सुमन की जो प्रेजेंट एज दी हुई है 4:5 के रूप। श्वेता है और सुमन है, ठीक है। इनका रेशियो दिया हुआ है एज का 4:5, और बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का कुल योग 54 वर्ष होता है। तो 6 वर्ष बाद तो दोनों की आयु 6 वर्ष बढ़ेगी ना। तो दोनों की आयु 6 वर्ष बाद कितनी बढ़ेगी, 12 वर्ष। यानी कि 12 बढ़ाने के बाद उनकी अब की आयु 6 साल के बाद की आयु कितनी हो जाती है, 54। मतलब आज से 6 साल के बाद श्वेता की आयु 6 साल बढ़ेगी, सुमन की 6 साल, टोटल 12 साल बढ़ के आयु कितनी हो जा रही है 6 साल बाद, 54। तो आज के डेट में इनकी एज का सम कितना रहा होगा, तो 12 कम कर देंगे, यानी कि 54 में से 12 कम करेंगे तो आज इनके एज का सम कितना रहा होगा, 42, ठीक है। और यहाँ से 4:5, तो 9 यूनिट बराबर 42। आपको निकालना क्या इसमें, श्वेता की आयु। तो श्वेता की एज कितनी है, 4 यूनिट है ना। तो 9 यूनिट बराबर 42 दिया हुआ है, तो 4 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी, 42/9 × 4, यानी कि ये 3 से कटेगा तो 14 × 4/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 18.67। देखिए ऐसा जब भी रहे तो ऊपर वाला नंबर या तो 3 से कटेगा, लेकिन ये तो कट नहीं रहा है, ना ही 14 कट रहा है और ना ही 4 कट रहा है। तो 3 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और इवन नंबर है तो या तो कटेगा या तो 0.67 रिमाइंडर मतलब देगा हमेशा, ठीक है। कोई भी नंबर 0.67 देगा। इवन नंबर को, किसी भी इवन नंबर को यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो यदि पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसके लास्ट में 0.67 आएगा ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये बोल रहा है कि अमित अपनी सैलरी में, मतलब अमित के सेल्स में पहले 6% इंक्रीज़ होता है और उसके बाद 20% दूसरे साल में। पहले साल उसका सेल जो होता है 6% से बढ़ता है, दूसरे साल 20% से बढ़ता है। और ये बोल रहा है कि उसका आज का प्रेजेंट सेल 2,54,400 है। तो 2 साल के बाद उसका सेल, 2 साल पहले उसका सेल कितना रहा होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, पहले 2 ईयर की बात कर रहा है कि उसका सेल जो है पहले साल 6% बढ़ा और फिर 20% बढ़ के आज के समय में उसका सेल 2,54,400 रुपये है। तो 2 साल के बाद वो, तो मान लेते 2 साल पहले उसका सेल X रहा था। पहले साल 106% बढ़ा और दूसरे साल 120% बढ़ा। अब उसका सेल कितना हो गया, 25,44,00। तो X का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, 25,44,00 और डिवाइडेड बाय 12 × 10, 106 × 100, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ पे टोटल 5 जीरो आ रहे हैं ना,
2, 2 4 और ये 5, और ये 5 जीरो नीचे से कटेंगे नहीं, 5 के 5 जीरो रहने चाहिए, पहला नंबर बात। दूसरा, आंसर दशमलव में है नहीं और लगभग में है नहीं, आंसर पूरा इंटीजर वैल्यू है, तो ये पाँचों जीरो रहने चाहिए ना अपने पास। तो पाँचों जीरो कौन से ऑप्शन में? 5 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल में। अगला सवाल है कि अक्षय जो है 21 सेंटीमीटर व्यास के 3 समान छल्ले, मतलब 3 समान आइडेंटिकल रिंग्स को ऐसे रखता है कि वो सारे सर्कल जो है एक दूसरे को टच करते हैं। पूछ रहा है कि वृत्तों द्वारा घिरा हुआ एक जो सर्कल द्वारा घिरा हुआ जो एरिया है, हाँ, उसका एरिया क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यानी कि तीनों सर्कल को, पहला सर्कल, ठीक है, दूसरा और तीसरा, इन तीनों सर्कल को रखा जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले एरिया का ये, इसका एरिया क्या होगा, ये सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, इस पार्ट का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये सवाल पहले भी एसएससी में पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, सेम टाइप का सवाल। इसी तरीके से 3 सर्कल को साथ में रख देता है और ऐसे रखता है कि तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो पूछ रहा होता है कि ये जो एरिया है इनका कॉमन एरिया, कॉमन पार्ट, उसका एरिया क्या होगा, ये पूछता है। तो याद रखिएगा, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 0.16 r²। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सवाल पहले भी 3-4 बार पूछ चुका है, और जो सवाल बार बार पूछता है उसमें यदि कोई फॉर्मूला है तो वो सीधा सीधा याद रख लीजिए आप लोग। 0.16 r² इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। इसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, जिसका प्रत्येक का साइड क्या होता है, 2r। ये 2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये जो सर्कल का एरिया है इसको माइनस कर देंगे, सर्कल का ये वाला एरिया। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², और a यहाँ पे क्या है, 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस सर्कल का ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, हर जगह 60 डिग्री बना रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल 180 डिग्री, और एक सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का, यानी कि πr²/2। ठीक है, πr²/2, क्योंकि 180 डिग्री होता तो πr² होता, लेकिन ये तीनों एंगल जोड़ के, ये वाला और ये वाला जोड़ के कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है ना, तो πr²/2 यहाँ से आप निकालिएगा तो आपको 0.16 r² ही मिलेगा लगभग में। ठीक है, तो 0.16 r² आप सीधा रख सकते हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। तो 0.16 r², r की वैल्यू कितनी है, 21/2 है ना, तो 21/2 यानी कि 4 से 41/4, ये 4 से कट जाएगा, आप यहाँ डबल जीरो यहाँ रख लीजिए, तो 4 से 4 बार में हो गया, 4 से 41 × 4 1764 /100, ऑप्शन नंबर बी लगभग में। ठीक है, अगला सवाल है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसमें एक आर्क है ABC जो कि 134 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर के साथ। यानी कि एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और एक आर्क है ABC। ठीक है, ABC एक आर्क है जो कि सेंटर के साथ 134 डिग्री का एंगल बनाती है, ABC। ठीक है, और क्या बोला है कि AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। AB को एक बिंदु हमने P तक बढ़ा दिया, B टचिंग पॉइंट है सर्कल की। ठीक है, इसको P बोला है, P तक बढ़ाया गया, और पूछा एंगल CBP कितना होगा, CBP ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला आप लोगों को पता है कि यदि 134 है, मतलब कोई भी यदि चाप, कोई भी आर्क सेंटर पे जो कोण बनाती है तो सरकमफेरेंस पे उसका हाफ कोण बनाती है। तो सेंटर पे यदि ABC आर्क 134 बना रही है तो सरकमफेरेंस पे कितना 67 बनाएगी, और यदि ये 67 होगा तो चक्रीय चतुर्भुज आप लोगों को पता है कितना होता है, 180 डिग्री आमने सामने के एंगल का कोण का सम 180 होता है, तो ये 67 है, तो ये
113 हो जाएगा, ठीक है। ये 113 हो गया तो एक लाइन का कोण 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 67, यानी कि एंगल CBP कितना हो जाएगा 67, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यह है आज का आखिरी सवाल। इसमें बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 3:2 और इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है 120। पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा। आसान सवाल है। तो यदि इसका लेंथ और ब्रेथ 3x और 2x मान लें हम लोग, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ का दोगुना इक्वल टू पेरीमीटर होता है, यानी कि 3x प्लस 2x इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा ना पेरीमीटर 120। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। और पूछ रहा है पार्क का एरिया, तो पार्क का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है 3x यानी कि 36, और चौड़ाई कितनी है 2x यानी कि 12। 36 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 12 360, 720 और 144, 720 और 144, 864। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।